नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे वैक्सीन प्रोटोकॉल की और हम एक तरीके से मांग कर रहे हैं कि पक्का करो वैक्सीन का प्रोटोकॉल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल ही न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आई कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में जो गैप सरकार ने बढ़ाई है 12 हफ्ते 3 से 4 महीने की है, उसमें वैज्ञानिकों की राय शामिल नहीं है। और वो इस तरीके से शामिल नहीं है कि जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है वैक्सीन पर सरकार के पास, उसने इसकी सलाह नहीं दी थी। अब सरकार की तरफ से इस पर सफाई आई है कि किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की थी, इस पर डिस्कस हुआ था और किसी ने असहमति नहीं जताई थी, तो माना जाना चाहिए कि इसमें लोग सहमत थे। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पर सफाई दी है और कहा है कि भारत में डेटा इवैल्यूएशन का एक रोबस्ट सिस्टम है, यानी एक अच्छी व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के तहत वैज्ञानिक डेटा के आधार पर यह गैप बढ़ाया गया है और इसी आधार पर आगे भी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि जब सरकार ने यह गैप बढ़ाया था तभी यह भी कहा था कि 3 महीने के बाद डाटा आने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और डाटा के हिसाब से यह निर्णय लिया जाएगा कि यह गैप और फर्दर बढ़ाया या घटाया जा सकता है या नहीं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन प्रोटोकॉल लगातार बदलते रहे हैं और हम देखते हैं कि इस बीमारी को लेकर और इसके इलाज को लेकर भी प्रोटोकॉल्स बदलते रहे, तो इनसे एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होता है आम आदमी के दिमाग में। और उस कंफ्यूजन से भी बड़ी एक जो चीज बाधा बन रही है आज वैक्सीनेशन अभियान में, वो है विश्वास की एक कमी। तो अगर विश्वास की कमी आम आदमी में बनती है, वैक्सीनेशन के लिए बड़ा खतरा है। और जो इस वक्त पूरे देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है महामारी का, उससे लड़ने में ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा बनता है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट व्यू लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक एमिनेंट डॉक्टर्स का एक पैनल है। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्रिटिकल केयर डॉक्टर संदीप दीवान हमसे जुड़ेंगे। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी हमसे जुड़ गए हैं और स्टार इमेजिंग पैथ लैब के डायरेक्टर समीर भाटी भी हमसे जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। डॉक्टर सुरंजीत, सबसे पहले आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। आप डॉक्टर हैं और पैंडेमिक सिचुएशन को देख रहे हैं, डील भी कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर अब लेटेस्ट ये आ गया कि वैज्ञानिकों ने नहीं कहा था, पहले भी ये डाउट्स लोगों के मन में थे कि आखिर ये चेंजेस क्यों किए गए, क्या वैक्सीन की संख्या कम है या इसलिए किए गए, या फिर कि डाटा ये कहते हैं, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ज्यादा गैप लेने से बेहतर एफिकेसी मिलेगी। ये पूरा कंफ्यूजन, इसको आप कैसे देखते हैं डॉक्टर सुरंजीत? देखिए, ये क्योंकि नई बीमारी थी, ये वैक्सीन थोड़ी जल्दी में बनाए गए अंडर ऑब्वियसली पूरा मतलब इसमें रिसर्च पूरा हुआ, सेफ्टी पूरी देखी गई, ये सब है। पर ये वैक्सीन काफी पूरे दुनिया ने काफी मेहनत करके इस वैक्सीन को जल्दी निकाला है। ऑब्वियसली स्टडीज अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे बीमारी का आप देख रहे हो कि इलाज भी इवॉल्व कर रहा है। कोई दवाई आई, कोई दवाई रिजेक्ट हुई, कोई उसके जगह कोई सब्स्टिट्यूट आया। तो ये दिस इज स्टिल एन इवॉल्विंग साइंस। ये बीमारी अभी भी इवॉल्व कर रही है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी इवॉल्व कर रहा है, इंक्लूडिंग द वैक्सीन विच इज ऑब्वियसली इवॉल्विंग की कौन सा टाइम सबसे बेहतर है, हमें बूस्टर डोज की जरूरत है कि नहीं है, which vaccine will have the least side effects। तो ये एक इनिशियल स्टडी के बाद इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन जो कि पूरे दुनिया को तरसा रही है, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हम 7 साल बाद वैक्सीन निकालें या 5 साल बाद वैक्सीन निकालें। एंड सिंस वी आर इन एविडेंस बेस्ड साइंस, एलोपैथी क्योंकि एविडेंस बेस्ड साइंस है, इसमें रिसर्च होता ही रहेगा और इसमें जो जो चेंजेस आएंगे उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना ही करना है। पर भलाई इसी में है कि वैक्सीनेशन जल्दी शुरू हो, जिससे कि पैंडेमिक को हम जल्दी से खत्म कर पाए और एटलीस्ट अंडर कंट्रोल कर पाए। ये ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कि जो जनरल पब्लिक होता है उसके दिमाग में काफी कंफ्यूजन होता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। हम लोग भी जब इलाज करते हैं और हमारे मरीज को जब कन्विंस करने जाते हैं कि भाई ये हमको इतना हमको गैप चाहिए, इतना हमको गैप में कम हम देख रहे हैं कि इसमें एफिकेसी इतनी हो रही है, डाटा गैप करने से ज्यादा एफिकेसी हो रही है। ऑब्वियसली वी आर गोइंग बाय द लेटेस्ट स्टडीज दैट आर इवॉल्विंग एवरी अदर डे। So this is creating a confusion, but unfortunately, this being a new disease and an evolving science or evolving protocols, everything is which is evolving. तो इसमें थोड़ा सा तो confusion रहेगा, but at the end of the day, obviously we'll see the light at the end of the tunnel because जब पूरा evolve कर जाएगा, तब इसमें सहमति भी आ जाएगी। तो अभी हम लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा कि जैसे जैसे recommendations आता है, उसी हिसाब से हम लोग को change करना पड़ेगा।
तो ऑब्वियसली लोगों को तकलीफ भी होगी। जैसे कुछ लोगों को वैक्सीनेशन लग गया पहले और उसके बाद किसी को 1 महीने का गैप बताया गया, फिर उसके बाद बोले नहीं 1 महीने गैप में जब पहुंचे तो बोला 3 महीने का गैप है। लोगों ने सोचा कि हम 3 महीने के गैप में जब लेंगे तो हो सकता है उतना एफिकेशियस है कि नहीं, पता नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस दिमाग में जरूर आएगा, बट दे ऑल सॉर्टेड आउट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ठीक है। और डॉक्टर संदीप दीवान भी हमसे जुड़ गए हैं। एक बार डॉक्टर संदीप दीवान का भी इनिशियल कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर दीवान, हम जो चर्चा कर रहे हैं कि वैक्सीन के प्रोटोकॉल में जो बदलाव हुए, खास करके गैप्स को लेकर, और अब रॉयटर्स के हवाले से जब ये खबर आई कि इसमें वैज्ञानिकों की राय शामिल नहीं है, पहले भी बात थी कि इसको किया किस वजह से जा रहा है, प्रैक्टिकल पर्पज से चूंकि वैक्सीन कम है, या फिर कि एफिकेसी इसकी बढ़ जाएगी इसकी वजह से किया गया। तो अब इसमें इवोल्यूशन की थ्योरी तो दी जाती है कि ये नई बीमारी है और रिसर्च चल रहा है, हम इवॉल्व कर रहे हैं लगातार, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन काफी है? क्योंकि आम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये धारणा अब बैठ गई है कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, तो जो गाइडलाइंस मिल रही है उसको लेकर भी लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ रही है जागरूकता के स्तर पर। तो क्या इस तरीके के जो गैप्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं डॉक्टर दीवान? देखिए, मेरा जो कहना है इस मामले में कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोविड इज अ डिजीज इन एवोल्यूशन। ये बीमारी 1-1.5 साल पुरानी है और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को इसके बारे में जितना पता है उतनी जानकारी पब्लिक तक डोमेन में आ जाती है। जहां तक वैक्सीन का ड्यूरेशन का बात है, हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और अब स्पुतनिक भी अवेलेबल होने लग रही है। इनिशियल डेटा ये कहता था जब कोविशील्ड का फेज 3 ट्रायल आए थे कि जो बूस्टर है वो अगर आप 6 हफ्ते बाद लगाते हैं, 4 से 6 हफ्ते बाद, तो आपको एफिकेसी अच्छी मिलती है। फिर जब और रिसर्च आई तो ये देखा गया कि अगर आप 8 वीक्स तक भी डिले कर दें बूस्टर, या 10 वीक्स तक भी डिले कर दें, तो भी आपको आउटकम्स उतना ही अच्छा मिलता है। तो इसके बेसिस के ऊपर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बूस्टर है, जिसको सेकंड डोज बोलते हैं, उसकी ड्यूरेशन को कोविशील्ड की बढ़ाया था। तो मेरा मानना यह है कि जो भी ड्यूरेशन बढ़ाई जा रही है वो कंप्लीटली एविडेंस के ऊपर बढ़ाई जा रही है। मुझे लगता नहीं इसका वैक्सीन की शॉर्टेज से कोई लेना देना है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये एडवाइजरी निकाली कोविशील्ड का सेकंड डोज का गैप बढ़ाने की, उससे कम 1 महीना पहले रिप्यूटेड मेडिकल जर्नल्स में ये रिसर्च आ चुकी थी कि अगर हम कोविशील्ड के गैप को 8 हफ्ते बढ़ा दें तो उसकी एफिकेसी जो है उतनी ही रहती है या बेहतर होती है। तो ये सारा जितना भी जो प्रोटोकॉल बन रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं या कोई भी पब्लिक फाउंडेशंस बना रही हैं, ये सब मेडिकल रिसर्च के ऊपर बेसिस है। तो उसका मुझे नहीं लगता शॉर्टेज। ठीक है डॉक्टर दीवान, मैं आपसे डॉक्टर दीवान माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा कि 8 वीक्स तक के जर्नल में ये पब्लिश हो चुके थे रिसर्च, एफिकेसी अच्छी होती है, लेकिन हम अभी 12 से 16 हफ्ते के बीच में दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो इस पे भी रिसर्च आया, उसके बाद मैं वही बात करने वाला था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 85 डेज का नाम बनाया हुआ है फॉर कोविशील्ड। अगर आप देखें 85th डे से पहले आपको ये सेकंड डोज नहीं लेना है। उसके बाद जो रिसर्च आई वो 12 हफ्ते की भी आई कि 12 वीक्स का अगर आप क्या होता है, एम क्या है आप देखिए वैक्सीन का एम है बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाए रखना। ठीक है, अगर ये रिसर्च आता जाता है कि एंटीबॉडीज आपके फर्स्ट डोज के बाद एडिक्वेट एंटीबॉडीज 12 हफ्ते तक रहती हैं, तो 16 हफ्ते तक रहती हैं, तो आप बूस्टर को सेकंड डोज को डिले कर सकते हैं। अब हेपेटाइटिस का एग्जांपल लीजिए, हम जब हेपेटाइटिस के डोजेज लगाते हैं उसके बाद हम 6 महीने या साल में अपने एंटीबॉडी टाइटर कराते जाते हैं। मैं एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूँ, और जब एंटीबॉडी के टाइटर गिरते हैं तभी हम बूस्टर लगाते हैं। लेकिन कोविड क्योंकि नई बीमारी है, तो सेकंड डोज कब लगना है वो रिसर्च इवॉल्व हो रही है, और वो धीरे धीरे रिसर्च इवॉल्व होगी। और मेरा मानना है कि ये बूस्टर का ड्यूरेशन जो है और ज्यादा आगे बढ़ेगा। जी ठीक है, तो एक बार समीर भाटी साहब को शामिल करते हैं, और मैं अपने उसी सवाल पे बरकरार हूं। हम लोग तो कम्युनिकेशन के लिहाज से हमने कम्युनिकेशन की थ्योरी जानी है, तो उसके लिहाज से भाटी साहब हम ये सोचते हैं कि जो रेगुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर उसमें आप गैप्स छोड़ते हैं तो वहीं पर कंफ्यूजन की या अफवाहों की या भ्रम की गुंजाइश बनती है। और भाटी साहब, आप तो जागरूकता कमेटी में रह चुके हैं, तो आपको मालूम है कि वैक्सीन पर जो जमीनी हालात है, जो छोटे कस्बों में, गांवों में जिस तरीके से लोग अभी भी अवर्स हैं,
वैक्सीन लेने के आइडिया से, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा कम्युनिकेशन कम से कम ठीक करने की जरूरत है? भरोसा तो हमें रखना चाहिए, हमारी सरकार है और जान से खिलवाड़ नहीं हो सकता। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक डाटा के आधार पर ही सब कुछ होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं गैप हो जाता है, या कुछ उसमें ऐसे गैप्स छूट जाते हैं जहां पे इस तरीके की खबरें पैदा होती हैं और वो बड़ा कंफ्यूजन तैयार करती है? भाटी साहब। जी जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी इस तरह से कितने बड़े लेवल के ऊपर जो ये अपना प्रोग्राम हो रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर, और डेफिनेटली अगर हम अब स्पेसिफिकली आज का अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जो कोविशील्ड के ऊपर जिस तरह से बात हो रही है, और बात भी जो स्पेसिफिकली हमारी गैप को चेंज करने के लिए, मतलब 3 बार निर्णय लिया गया गैप को बढ़ाने का। उसके बाद फिर एक और जो है इंफॉर्मेशन आई कि अगर आपका ट्रैवलिंग के लिए आपको जाना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है, या आपको ओलंपिक वगैरह के लिए, तो उस केस में फिर से आप 28 दिन में ले सकते हो डोज। तो ये कुछ चीज़ें आ गई, इसको लेके हमारी भी जो अवेयरनेस कैंपेन होती है, तो क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि भाई अब लगाएं, बढ़ाएं, या हमने पहले 28 दिन में लगा ली थी तो हमारे लिए ठीक था, या फिर हमें अब एक और बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह की जब भी हम कैंपेन करते हैं तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, और जैसे पॉलिसीज चेंज होती है एसओपी, तो उसके बाद और भी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। बट अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से जो कोविशील्ड की डोज है वो सबसे ज़्यादा लग रही है, अगर हम बात करें इंडिया की, उसी के अंदर ये चीज़ें आई है, उसमें ये चेंजेस हुए हैं। ज़्यादातर लोगों को हम इस चीज़ पे यही क्लैरिफिकेशन देते हैं कि अगर आपको फर्स्ट डोज भी लग गई है तो उससे प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। आप ये ना घबराएं कि मेरे को सेकंड डोज लगने के बाद ही मैं उससे पहले में, हाँ ठीक है, वो तो आपको प्रोटोकॉल तो दोनों ही बार सारे सब चीज़ें फॉलो करनी है, बट फर्स्ट से भी आपको प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लार्ज स्केल के अंदर जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है वो भी करते हैं। एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज जो स्पेसिफिकली कोविशील्ड से स्पेसिफिक है, जिसमें हमें पता लग जाता है, वो हम करते हैं। तो उससे भी लोगों का हमने देखा है काफ़ी हद तक कि फर्स्ट डोज लगने के बाद भी अच्छी खासी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, तो हम उनको उस तरह से समझाते हैं। फिर कुछ लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग गई है, उसके बाद उनको इन्फेक्ट हो गए हैं वो कोविड से, तो उनमें भी काफ़ी अच्छी एंटीबॉडीज, क्योंकि उसके बाद वो इन्फेक्ट होने के बाद आप समझिए कि उनको बूस्टर डोज लग गई। उस चीज का भी हम उनको एग्जाम्पल देके उनको क्लैरिफाई करते हैं। बाकी लोगों को सरल भाषा में हम ये बताते हैं कि देखिए, जो सेकेंड डोज का डिले करने का कारण है उसको आप इस तरह से समझिए कि जो फर्स्ट डोज है वो अपना काम करेगी, और जितना हम उसको डिले करेंगे ताकि वो उसकी एफिकेसी उस तरह से बढ़ जाती है। शुरुआत में जो पहला निर्णय लिया गया, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, वो उस टाइम हमने जो 28 दिन का रखा था, उसके पीछे जो फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल का डेटा था उसके बेस पे रखा गया। और यूके में ऑलरेडी आपको पता होगा कि 12 हफ्ते का था टाइम। यूके की जब स्टडी आई, बाद में देखा गया कि 12 हफ्ते में जो है एफिकेसी और ज्यादा बढ़ रही है, तो हमने वो साइंटिफिक डेटा आने के बाद उसका गैप बढ़ाया। तो उसके पीछे कारण है सारा, ऐसा नहीं है, मतलब वो काफी सारी स्टडीज आ चुकी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे तीनों मेहमान जो बात कह रहे हैं उसका लब्बो-लुबाब ये है कि देखिए, भरोसा आपको रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब इस तरीके की खबरें चलती है तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन भरोसा आपको इस बात का रखना है कि इस पूरे सिचुएशन में ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और वो डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकती है कि आप सरकार पे भरोसा करें और इस भरोसे के बिना पे आप आगे बढ़े। ये चीजें डॉक्टर सुरंजीत, एक बार आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि चाहे वैक्सीन लेने की बात हो, चाहे हम जिसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं उसकी बात हो, तो यहां पे एक जनरल डिसिप्लिन हमें चाहिए इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। मेरी समझ ये कहती है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पहला सबक तो ये है कि आप मानिए कि कोविड का प्रॉब्लम है और इससे आपको लड़ना है। आपको क्या लगता है डॉक्टर सुरजीत, ये इसको पूरी व्यवस्था जो है इसको और इम्प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन के लेवल पे या फिर इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे? देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो होना ही पड़ेगा। हमने देखा कि सेकेंड वेव कैसा हुआ, कितना सीरियस कंडीशन में कैसे लोगों की हालत हुई, और ये भी हमने देखा कि ऐसा कोई सिनेरियो चेंज नहीं किया। अनलेस समबडी स्टार्ट सेइंग कि भाई वायरस की विरुलेंस चेंज हो गई है, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बट अदरवाइज क्या हुआ, एक लॉकडाउन हुआ और केसेस कम हो गए सिग्निफिकेंटली। तो दैट मीन्स कि हमने जैसे ही लोगों का मिलना एक दूसरे से कम कर दिया, हमने शॉप्स क्लोज कर दिए, तो हमारी केसेस कम हो गई और हम ऐसे हालत में आ गए हैं जबकि हम फिर से ओपन कर सकते हैं। तो पर अब जब ओपन हुआ
तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को तो करना है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वैक्सीनेशन है। तो अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया तो हम वैसे ही इस हालत में पहुंच जाएंगे जैसे कि हम सेकेंड वेव के हालत में थे, जहाँ के हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान के लोग, उनको बेड नहीं मिल सकता है, उनकी मौत हो सकती है, हमने ये देखा। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज अ मस्ट इन ऑल सिटीजंस। हम लोगों को, ऑल सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हमें वो मानना पड़ेगा। एंड मेरे ख्याल से जैसे आपने वर्ड यूज किया इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट हैज टू बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। मेरे ख्याल से अगर ऐसे, क्योंकि कम्युनिकेशन तो मैंने सोचा है कि काफी अच्छा कम्युनिकेशन हुआ 1-1.5 साल में। अब मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, विजुअल मीडिया ने काफी अच्छा कम्युनिकेट किया है, पर मेरे ख्याल से लोगों की ये बात थोड़े दिन पहले तक समझ में नहीं आई थी कि कोविड इतनी डेंजरस बीमारी है जिससे कि इतनी मौतें हो सकती है और इतनी हालत खराब हो सकती है सब लोगों की। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन हैज नॉट बीन रॉन्ग, एटलीस्ट A class cities और B class cities but implementation has not been very right. So I think implementation has to be very strict. Government has to find out ways कि कैसे इसको और strictly implement किया जाए, and we as citizens have to realize that अगर हम लोग अपने COVID appropriate behavior को follow करें तो शायद इस पैंडेमिक पर हम काबू पा सकते हैं अगले कुछ महीनों में। जी, ये बिल्कुल ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे नेशन, पूरे देश की है, और इसमें सभी पार्टिसिपेंट है, सिर्फ सरकार या सिस्टम नहीं है, बल्कि इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, आम लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। और डॉक्टर्स, मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, जनवरी से हमने ये सिलसिला शुरू किया था कोविड पे प्रोग्राम्स करने का। जब इंडिया में पीक आउट हो रहा था और पीक आउट हो चुका था, मतलब केसेस बहुत कम हो गए थे, तब भी हमारे डॉक्टर्स इसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि 2-3 महीने का जो लल पीरियड आया है, इसमें हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना चाहिए, हमें और बेहतर तैयारी करनी चाहिए ताकि आगे हम इससे और इफिशिएंटली लड़ पाएं। तो जागरूकता इसकी बहुत बड़ी कड़ी है। अभी हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक और अहम सवाल अपने डॉक्टर्स से लेंगे कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट भी इस वक्त चर्चा में है, तो उस पर हमारे डॉक्टर्स की क्या राय है, छोटे से ब्रेक के बाद। Krishna Institute of Medical Sciences Limited, one of the largest corporate healthcare groups in Andhra Pradesh and Telangana in terms of number of patients treated and treatments offered, providing multidisciplinary and integrated healthcare, now makes a public issue of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered in a price band of 815 to 825 rupees per equity share. Opens Wednesday, June 16th, closes Friday, June 18th, 2021. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. What is IMT? Intelligent Manual Transmission. It means you can drive this like to score goals with just 1 foot. Presenting the all-new Seltos with IMT, paddle shifters and more. Now more inspiring than ever. Kia, movement that inspires. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। दिग्गज काउंटर आपको आज बहुत अच्छी तरीके से चहकते हुए दिखेंगे। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। एशिया में सॉफ्टनेस है, लेकिन हमारी सॉफ्टनेस एसजेएस निफ्टी की उसको एक्सीड कर देगी। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। आप ये देखिए, अगर 1075 तक जाता है तो ये आपको ऑल टाइम हाई टेरिटरी में आता हुआ दिखेगा। देखिए मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। किसी लाचार को देखकर दर्द किसको नहीं होता, पर आप जानते हैं कि फर्क कौन लाता है? जो उनके लिए आगे आता है। दोस्तों, ऐसी ही एक पहल की है हमने, और ये ठाना है कि हर जरूरतमंद को लगवा कर रहेंगे कोरोना वैक्सीन। आइए आप भी बनिए इस पहल का हिस्सा, ताकि पूरे देश को इस वायरस से बचाएं, हर गांव, हर जन तक पहुंचाएं। संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ। लगाया क्या? फेडरल बैंक और नेटवर्क 18 की खास पहल। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। बंगाल की लड़ाई क्या हिंदू मुसलमान पे पहुंच गई है? एक आवाज
जो सिर्फ देश को रखे आगे। भारत के राजनीति की सबसे बड़ी कमी ये है कि लोग गलती एक्सेप्ट नहीं करते। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। Vishal Fabrics Limited has exhibited a positively strong momentum in the Q4 performance for financial year 2021. The revenues have jumped 13% to 38,843 lakhs. EBITDA rose to 4,108 lakhs, a massive increase by 38%. PAT has displayed manifold growth of 173%, reflecting 1,397 lakhs. Vishal Fabrics is steadily ramping up capabilities propelled by innovation. Vishal Fabrics, anyone, anytime, anywhere. Dudla Dairy Limited, an integrated dairy company engaged in the sale of milk and dairy-based value-added products in the branded consumer market, now makes a public issue of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book-built offer being offered in a price band of 421 to 428 rupees per equity share. Opens on June 16th, closes on June 18th, 2021. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात करें वैक्सीन प्रोटोकॉल की और हमारे जो पैनल है, पैनल के डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने अभी तक जो बात बताई उसका लबुलबाब यही है कि भरोसा रखिए, वैक्सीन प्रोटोकॉल पर तमाम तरह की खबरें आती हैं, लेकिन जो भी प्रोटोकॉल सरकार ने सेट किया है वो वैज्ञानिक आधार पर सेट किया है, इसलिए उस पर विश्वास करिए। अब हाल के दिनों में चर्चा में आया और कल फिर से ये खबरें इस तरीके से बनी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कि स्वास्थ्य विभाग ने इस पर सफाई भी दी और कहा कि भारत के लिए ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। डॉक्टर पॉल ने ये बात कही, मतलब चिंता की बात नहीं है भारत के लिए, लेकिन भारत इसको देख रहा है। डॉक्टर संदीप, आपसे हम समझना चाहेंगे ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का फंडा क्या है और क्या ये वाकई हमारे लिए एक अलर्ट होने की चीज है? देखिए, ये जो पहले जो WHO की क्लासिफिकेशन होती थी वेरिएंट्स की, म्यूटेशंस की, वो एक नंबरिंग के तौर पे होती थी, ठीक है। अब WHO ने जो क्लासिफिकेशन है उसको एक ग्रीक अल्फाबेटिकल सिस्टम में डाल दिया है, जिसे हम अल्फा, बीटा, डेल्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये बेसिकली इंडियन वेरिएंट है, जो कि सबसे पहले इंडिया में पाया गया और ये बिलीव किया जाता है कि इंडिया में ज्यादातर जो इन्फेक्शंस हैं जो हाल ही में हुई हैं वो ज्यादातर इंडियन वेरिएंट्स है और जीनोमिक सीक्वेंसेस में ही आया भी है। तो डेल्टा वेरिएंट जो है वो काफी हाईली ट्रांसमिसिबल होता है, इसलिए ये फैलता जल्दी है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ, ये हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है, बट ऐसा नहीं है कि वैक्सीन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई ऐसा वेरिएंट है। इसके अगला भी एक वेरिएंट आ चुका है, अगर आप थोड़ा लिटरेचर पढ़ेंगे, डेल्टा प्लस। तो डेल्टा के बाद एक और म्यूटेशन वायरस में और हो चुका है जिसको डेल्टा प्लस बोलते हैं। तो ये सारे वेरिएंट्स देखिए आते रहेंगे और हमें अपनी जो, जैसे कि पुराने पिछले स्पीकर ने बोला, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर आपका ठीक है तो सारे वेरिएंट्स आपके लिए आप बचे रह सकते हैं, क्योंकि देखिए वायरस का क्या ठीक है। डॉक्टर दीवान, चूंकि वक्त कम है, मैं एक और सवाल लेना चाहता हूं डॉक्टर सुरंजित से। डॉक्टर सुरंजित, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है और सरकार ये भरोसा दे रही है कि हम इसको देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। खबरें जो हम लोग पढ़ते हैं तो 2 लाइन की खबर तीसरी लाइन में जाकर कहानी ये बन जाती है कि इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग इन्वॉल्व है और इसमें कंसोर्शियम काम कर रहा है। एज ए डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि क्या इस पे भारत में सही तरीके से काम हो रहा है वेरिएंट्स को ट्रैक करने के लिए, वर्जन्स को ट्रैक करने के लिए? देखिए, अभी तक तो अच्छा काम हुआ, इस बार तो काफी अच्छा काम हुआ एक्चुअली। इस बार पैंडेमिक में एवरीबडी गॉट टुगेदर, बट ऑब्वियसली फैसिलिटीज उतना तो इस देश में है नहीं, ऑल्दो दे हैव इवॉल्व्ड एंड नाउ दे हैव so many centers to track the genome। जब ये शुरू हुआ था तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जो फैसिलिटीज थी बहुत कम ही लैब्स में अवेलेबल थी, तो धीरे धीरे लैब्स का नंबर बढ़ाया गया, स्टेट में एक सेंटर खोला गया जहाँ की आप जीनोम सीक्वेंसिंग कर सक रहे हैं। तो इसीलिए इतना हम लोगों को नॉलेज हो जा रहा है। पहले तो ये काफी क्वेश्चनेबल था कि कौन सा टाइप ऑफ वायरस या कौन सा टाइप ऑफ म्यूटेंट वायरस यहाँ हमको अफेक्ट कर रहा है, बट नाउ थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। Every day there are new news coming in that this is the genome sequencing of the virus, this is what is happening,
इस एरिया में पंजाब में अगर कुछ इफेक्ट कर रहा है तो महाराष्ट्र में कुछ इफेक्ट कर रहा है तो दिल्ली में कुछ तो अब हम लोग को धीरे धीरे इस चीज का नॉलेज जरूर है एंड आई थिंक वी आर नॉट डूइंग अ बैड वर्क एट दिस टाइम। ऑब्वियसली इसका और प्रोलिफरेशन होगा तो अच्छी बात होगी कि और भी हमको लैब्स मिल जाए, बट एट दिस मोमेंट इन अ पैंडेमिक सिचुएशन जितना अच्छा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीवान आपका भी शुक्रिया और भाटी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारी आज की चर्चा का लबोलुभाव यही है कि वैक्सीन लीजिए, टाइम पर लीजिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए। देखिए ये बीमारी जो है वो अब भी इवोल्यूशन के मोड में है और इससे लड़ने की स्ट्रैटेजी भी इवॉल्व हो रही है, तो उसके हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। इसके साथ आपको कोप अप करना होगा। कहीं कोई अगर व्यवस्था में लूप होल्स है तो हमारी आपकी ऐसी चर्चा से, इंटरेक्शन से उसमें जरूर सुधार होगा। ये भरोसा भी रखिए जो डॉक्टर सुरंजीत ने कहा कि अब स्थिति बहुत सुधर रही है जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।